गो फॉर वन क्रेडिबल सोर्स, डोंट गो फॉर डुप्लीकेशन। ये नहीं कि आप एक्स का भी पढ़ रहे हैं, वाई का भी कर रहे हैं, जेड का भी कर रहे हैं। जो आपको क्रेडिबल लग रहा है उस सोर्स को रेफर करो और बार बार उसको रिवाइज करो। डोंट स्टार्ट एनी न्यू सब्जेक्ट, डोंट स्टार्ट एनी न्यू बुक, डोंट रेफर टू एनी न्यू सोर्सेस। जितना आपने अभी तक पढ़ लिया है, योर फोकस शुड बी ऑन कंसोलिडेटिंग दैट इंफॉर्मेशन एंड रिवाइजिंग दैट इंफॉर्मेशन। शक्ति पहले 3 साल में प्री में फेल हो गई थी ईयर 1, और इस बार अगर आप देखोगे लास्ट ईयर हो गई पास। क्यों? क्योंकि उसको भी रियलाइज हो गया कि भाई हर बार मैं सेम गलती कर रही हूं। ये सारे फैक्ट्स एक पेज में देखो आप, पूरा रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, कर्जन, पॉलिटिकल एसोसिएशंस ऑफ 19th सेंचुरी। तो मतलब एक पेज में अगर आप देखो ऑलमोस्ट 5-6 टीम्स कवर कर ली गई है। ये क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि आप लास्ट एक हफ्ते में अब वापस स्पेक्ट्रम थोड़ा छूओगे, वापस लक्ष्मी का थोड़ा छूओगे। अगर आपके पास ये नोटेड है, अगर फैक्ट शीट है, तो आपका पूरा का पूरा लक्ष्मीकांत, जहां से मार्क्स आ सकते हैं, जहां से क्वेश्चन फंस सकता है, जो इंफॉर्मेशन आप गलत कर सकते हो, वो सारी इंफॉर्मेशन 25, 30, 35 पेज में कंसोलिडेट हो गई है। हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आई एम सजल सिंह एंड इन दिस वीडियो I will be sharing my strategy for last 60 days for prelims, because we are 60 days away from prelims 2026, and I know a lot of you are facing this confusion कि in last 60 days ये जो final lap है, इस final lap में what should be my strategy? Should I focus more on content? Should I focus more on testing? Should I focus more on CSAT? Should I focus more on current affairs, how to balance static and current affairs? So all these questions must be there in your mind. So I will try to resolve it. Plus different categories के aspirants है। कुछ aspirants ऐसे हैं जिनका पहला attempt होगा, कुछ aspirants ऐसे होंगे जो लास्ट ईयर शायद 2-3 नंबर से जिनका प्रीलिम्स मिस हुआ होगा, और कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो बार बार प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं, रैंक आ चुकी है और इस बार फिर से एग्जाम दे रहे हैं। So what I'll do is that I'll share a phase wise strategy for all the 3 categories of aspirants. अब ये एक broad strategy है, इसके अंदर आप डिसाइड कर सकते हैं कि what are the or what is the strategy which suits you better, ठीक है ना। और मेरा मानना है कि अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तो जो हमने यहां पे लिखा है 115 नंबर, उतने आपके आ जाने चाहिए, ठीक है ना। बिकॉज दिस इज द स्ट्रेटजी विच has been followed by majority of my mentees who have scored very high in prelims, ठीक है ना। तो सबसे पहले let's talk about the phase 1. Let's talk about the phase 1 which is day 1 to day 30. तो अगर हम फर्स्ट कैटेगरी ऑफ एस्पिरेंट की बात करें, जो जिनका ये पहला अटेम्प्ट होने वाला है, तो जाहिर सी बात है कि अभी तक आपका शायद फर्स्ट राउंड आपने सारा चीजों का कंप्लीट किया होगा, फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन आपका अभी तक हुआ होगा। अब अगले 2 महीने आपको क्या करना है, या फिर अगले 30 दिन आपको क्या करना है, दिस इज माय सजेशन। सबसे पहली चीज तो यह है कि यू हैव टू रिवाइज द कोर सब्जेक्ट्स, कोर स्टैटिक सब्जेक्ट्स। I have done a lot of podcasts after the result, and all the rankers are saying the same thing, that static is the key. एक बार उन्होंने स्टैटिक कर लिया, स्ट्रॉन्ग कर लिया, उनका प्रीलिम्स नहीं रुका है उसके बाद विद मिनिमम एफर्ट्स। सो योर मेजॉरिटी ऑफ द फोकस शुड बी ऑन, इसमें हम हिस्ट्री भी ऐड कर लेते हैं, ऑन दी स्टैटिक सब्जेक्ट्स, कोर सब्जेक्ट, स्टैटिक सब्जेक्ट दैट गिव्स यू मैक्सिमम रिटर्न्स इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। क्योंकि यहां से आपके 55-60 क्वेश्चन आते हैं, and if you see the level of questions except environment, majority of the questions are from the basic sources. They are solvable in nature, and since they are solvable in nature, there is a high chance that you can go for a 80% strike rate in these subjects. अगर आपके यहां पे आपने 80% स्ट्राइक रेट मार दिया तो आपका प्रीलिम्स क्लियर करना काफी आसान हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड इज यू हैव टू सॉल्व PYQ टॉपिक वाइज। ये सब चीज आपको रोज करनी है, ये आपके एक डेली शेड्यूल का पार्ट होना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ आवर्स आप डिसाइड कर सकते हो, मैं एक ब्रॉड आपको दे दूंगा, उसके बाद आपके ऊपर है आपको उसको कितना डिसाइड करना है।
PYQ टॉपिक्स, लास्ट 15 इयर्स 20 इयर्स के जो PYQ टॉपिक्स हैं उनको सॉल्व करो। और PYQ का सॉल्व करने के पीछे कई रीजंस है। एक तो ये है कि बहुत सारे थीम्स वापस से रिपीट होती है, तो डेफिनेटली आपके कुछ नए क्वेश्चन बन जाएंगे। सेकेंडली, PYQ को जब आप सॉल्व करते हो तो आपको 80-20 रूल के बारे में पता लगता है, विच इज you will get to know कि there are certain themes which are more important than the other themes, right? For example, if you see the syllabus of prelims, it is not very defined, unlike the mains where things are much more, defined. So in prelims examination, 80-20 rule means कि आपका 80% टाइम उन 20% थीम्स पे जाना चाहिए जहां से 80% क्वेश्चंस आते हैं। For example, if we talk about polity, we know that parliament is very important. We know that a lot of questions are being asked from the parliament, right? In art and culture, we know that chronology is very important. Jainism and Buddhism are very important. A lot of questions are being asked from that, right? In geography, we know that climatology is very important. A lot of questions are being asked from that. So we have to give more focus to these topics, right? So इनका अगर आप पूरा कॉम्बिनेशन करोगे based on the PYQ analysis, तो ये 20% of your syllabus होंगे, बट यहां से 80% क्वेश्चन आ रहे हैं। तो by solving PYQs, you will understand that these are the priority areas where I need to focus in last 60 days. ठीक है? Then कम से कम 1 से 1.5 घंटा CSAT को रोज दो, राइट? मतलब ये तो नॉन नेगोशिएबल है यार। मतलब इतने सारे मेरे एस्पिरेंट जो टॉप 50 में रैंक लाते, लेकिन सीसैट की वजह से वो फेल हो गए, राइट? 1 से 1.5 घंटा आप करंट अफेयर्स को ले सकते हो। अब इस पे भी माय सजेशन टू यू इज गो फॉर वन क्रेडिबल सोर्स, डोंट गो फॉर डुप्लीकेशन। ये नहीं कि आप एक्स का भी पढ़ रहे हैं, वाई का भी कर रहे हैं, जेड का भी कर रहे हैं। जो आपको क्रेडिबल लग रहा है उस सोर्स को रेफर करो और बार बार उसको रिवाइज करो। Another advice that I want to give you is that now at this stage, don't start any new subject, don't start any new book, don't refer to any new sources. जितना आपने अभी तक पढ़ लिया है, your focus should be on consolidating that information and revising that information. ठीक है? Then at least every day एक हैबिट मान लो कि 25 MCQs आपको सॉल्व करने हैं एवरी डे, नेक्स्ट 30 डेज की अगर मैं बात करूं, ठीक है? और एमसीक्यू सॉल्व कर दे, ये तो सही बात है ही, बट पोस्ट टेस्ट एनालिसिस, उस एमसीक्यू के बाद आपको फोकस करना है कि कौन से क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो रहे हैं, ठीक है ना? और जो भी क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो रहे हैं उन क्वेश्चंस को आपको इन 6 गैप्स में आइडेंटिफाई करना है। गैप 1 हो गया आपका अवेयरनेस गैप, इसका मतलब यह है कि आपने थीम कभी सुनी ही नहीं थी। गैप 2 हो गया आपका कॉन्सेप्चुअल गैप, ठीक है? मतलब आपका शायद कॉन्सेप्ट वीक था, इस वजह से आपका सॉल्व नहीं हुआ। गैप 3 हो गया आपका सिली मिस्टेक गैप, क्वेश्चन आता था बट आप उसको सही से इंटरप्रेट नहीं कर पाई, या फिर आपने ऐसे इनकरेक्ट था बट आपने करेक्ट सोचा, तो इस तरीके से हो गया। गैप 4 हो गया आपका फैक्चुअल गैप, क्वेश्चन में फैक्ट्स बहुत थे, आपने फैक्ट्स रिवाइज नहीं किए हैं और इस वजह से आपका रॉन्ग हो गया। गैप 5 हो गया आपका रिवीजन गैप, कि आपको थीम तो पता है बट आपने बहुत पहले रिवाइज किया था, इस चक्कर में आप नहीं कर पाए। और लास्ट हो गया आपका लॉजिकल गैप। लॉजिकल गैप ये है कि लॉजिक से वो सॉल्व हो जाता, लेकिन अल्टीमेटली बिकॉज आपने वो जो एलिमिनेशन स्किल्स हैं, वो जो शार्पनिंग स्किल्स हैं, वो आपने ढंग से प्रैक्टिस नहीं करी, इस वजह से आप नहीं कर पाए, ठीक है? तो अब आपका फोकस होना चाहिए कि टेस्ट के बाद कम से कम 45 मिनट्स से 50 मिनट्स दो कि जो इनकरेक्ट क्वेश्चंस हैं वो क्यों हैं, किस गैप में हैं, राइट? एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन अल्टीमेटली इंप्रूव दोज गैप्स। फॉर एग्जाम्पल सिली मिस्टेक गैप अवॉइडेबल है, ठीक है ना? कॉन्सेप्चुअल गैप मीन्स कि आपको कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है ना? Last and very important thing that you need to do is make fact sheet. Very important, very important. I will show you how. देखो, जैसे ये एक टॉपर की फैक्ट शीट है,
अगर आप इसको देखोगे तो यहां पे व्हाट शी हैज डन इज दैट शी हैज, जो भी फैक्ट्स हैं जो टेक्निकली वो भूल जाएगी या भूल जाएगा लास्ट फाइनल वीक में, उन सारे फैक्ट्स को हिस्ट्री के यहां पे नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी पॉलिटिकल एसोसिएशन थी, उसके फाउंडर कौन है, फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, उसमें कौन कौन से ग्रुप्स थे, कौन कौन से लीडर्स थे, कोई उनमें खास बात थी, ये सारे फैक्ट्स एक पेज में देखो आप, पूरा रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, कर्जन, पॉलिटिकल एसोसिएशंस ऑफ 19th सेंचुरी। तो मतलब एक पेज में अगर आप देखो ऑलमोस्ट 5-6 टीम्स कवर कर ली गई है। ये क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि आप लास्ट एक हफ्ते में अब वापस स्पेक्ट्रम थोड़ा छूओगे, वापस लक्ष्मी का थोड़ा छूओगे। अगर आपके पास ये नोटेड है, अगर फैक्ट शीट है, अगर आपने कुछ बनाई है तो बहुत अच्छा, नहीं बनाई है तो बहुत सारे टॉपर्स ने इस टाइप के नोट्स बनाए हैं, उसी में आप अपडेट कर सकते हो अपने हिसाब से। बट आई बिलीव दैट ये बहुत जरूरी है कि अगर आपने ये चीज बना ली है तो आपका पूरा का पूरा लक्ष्मीकांत, जहां से मार्क्स आ सकते हैं, जहां से क्वेश्चन फंस सकता है, जो इंफॉर्मेशन आप गलत कर सकते हो, वो सारी इंफॉर्मेशन 25, 30, 35 पेज में कंसोलिडेट हो गई है। सेम विद स्पेक्ट्रम, सेम विद अदर सब्जेक्ट्स। ठीक है ना? तो जो बहुत फैक्चुअल सब्जेक्ट्स हैं उनके आप फैक्ट शीट बना सकते हो इन द फर्स्ट फेज इटसेल्फ। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की, जो बॉर्डर लाइन पे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्री मिस कर दिया है 2, 4, 5, 6 नंबरों से, 8 नंबरों से, 10 नंबरों से। ठीक है, अब सबसे बड़ी गलती इस टाइप के एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, उनको लगता है कि भाई चलो लास्ट टाइम हमने शायद हमारा कंटेंट पूरा नहीं था, हम और 2 बुक्स रेफर करेंगे, और वो फोकस करते हैं कि वो और 2 बुक्स रेफर करते हैं और एग्जाम देने जाते हैं, नंबर तो भी नहीं आते हैं। सी, इफ यू आर मिसिंग बाय 2, 5, 7, 8, 10 मार्क्स, it means that you do have a decent amount of knowledge, you do have decent amount of content. The problem lies in application. Perhaps you have knowledge, but you are not able to apply that knowledge to solve the questions. So rather than focusing on enriching content, more content and more content, your focus should be on improving your application skills. ठीक है ना? तो जो आपकी एप्लीकेशन स्किल्स हैं वहां पे आपको वर्क करना है, और वो एप्लीकेशन स्किल्स पे वर्क आपका सिर्फ एक तरीके से हो सकता है, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल आप टेस्ट सॉल्व करो, आप टेस्ट सॉल्व करो, आप टेस्टिंग बेस्ड लर्निंग करो। शक्ति पहले 3 साल में प्री में फेल हो गई थी ईयर 1, और इस बार अगर आप देखोगे लास्ट ईयर हो गई पास। क्यों? क्योंकि उसको भी रियलाइज हो गया कि भाई हर बार मैं सेम गलती कर रही हूं, कंटेंट पे कंटेंट, कंटेंट पे कंटेंट। एमसीक्यूज आप सॉल्व करोगे तो आप जान पाओगे कि एग्जैक्टली आप गलतियां कहां कर रहे हो। ठीक है ना? सो इफ यू आर इन दिस कैटेगरी, यू शुड गो फॉर टेस्टिंग बेस्ड लर्निंग अप्रोच। व्हाट इज टेस्टिंग बेस्ड लर्निंग अप्रोच? कि आप जो है टेस्ट दो। लेट्स से हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटी से। अब आप क्या करो कि आपने पॉलिटी का टेस्ट दिया, सब्जेक्ट शुरू करने से पहले ही आप टेस्ट दो। लेट्स से आपने सेक्शनल टेस्ट देना शुरू किया, लेट्स से आपने पार्लियामेंट तक का टेस्ट दिया। अब आपने टेस्ट दिया, आपके लेट्स से 55 करेक्ट हैं और 35 इनकरेक्ट हैं। अब क्या होगा कि आप जब पॉलिटी को रीड करो तो वहां पे आप पहले ये 35 इनकरेक्ट हैं इनकी एनालिसिस करो कि ये एग्जैक्टली किस चैप्टर के हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, और मेरे क्वेश्चन क्यों गलत हुए, जो मैंने आपको 6 गैप्स बताए थे पहले, उसके अंडर रख के। ठीक है, अब इसके बाद टेस्ट देने के बाद आप फिर पॉलिटी पढ़ो। ठीक है, आपने पॉलिटी पढ़ ली, ठीक है ना? तो अब आपको एग्जैक्टली पता होगा कि भाई मेरे क्वेश्चन जो रॉन्ग हुए हैं, क्योंकि आपके टेक्निकली क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे लास्ट ईयर, इस वजह से आपका नहीं हुआ। तो मेजर फोकस आपका ये होना चाहिए कि भाई जो मैं लक्ष्मीकांत पढ़ रहा हूं या फिर जो मैं स्पेक्ट्रम पढ़ रहा हूं, एम आई एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस? सो फोकस शुड बी ऑन दैट कि मेरा जो एक्यूरेसी है, मेरी जो फ्रॉम कन्वर्जन फ्रॉम नॉलेज टू एप्लीकेशन है, वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
राइट? सो दैट्स हाउ यू विल फिनिश एवरी सब्जेक्ट। अगले 1 महीने तक आपको यही करना है, अगले 45 डेज तक आपको यही करना है, ठीक है ना? सब्जेक्ट उठाओ, पहले टेस्ट दो, टेस्ट देने के बाद देखो कहां पे गलतियां कर रहे हो, और फिर वापस से उस सब्जेक्ट को पढ़ो, फोकस करो उन एरियाज पे जिस टाइप के क्वेश्चन, जिस थीम से क्वेश्चन पे आप गलती कर रहे हो, और उसके बाद फिर आप उस पर वर्क करो, ठीक है ना? इस तरीके से हमको ये चीज करनी है, ठीक है? सेकेंड इज कि आपको मिस्टेक नोटबुक एक रखनी है। ये तो बहुत जरूरी है, जहां जो हम अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में रिपोर्ट कार्ड कहते हैं कि भाई आप गलतियां क्या कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए। एवरी वीक यू शुड सिट फॉर सम टाइम एंड डू दिस एनालिसिस कि मेरे क्वेश्चन गलत क्यों हो रहे हैं, किस गैप की वजह से हो रहे हैं, क्या मेरी अवेयरनेस में दिक्कत है। अगर अवेयरनेस गैप है तो डेफिनेटली आप अपना सोर्स इंप्रूव करो, बेटर करो। बट अगर वो कॉन्सेप्चुअल गैप है, अगर वो फैक्चुअल गैप है, तो आप उसके लिए यू कैन मेक फैक्ट शीट्स। उसके लिए आप जो है अपने कॉन्सेप्ट्स को शार्पन करो, यूट्यूब देखो, कोर्स लो, एआई का यूज कर सकते हो, ठीक है ना? तो आपकी अब इस बार जो स्ट्रेटजी होगी वो इतनी सिंपल नहीं होने वाली है कि भाई बस मैंने जो है इस बार और सोर्सेस पढ़ लिए। थोड़ा सा हमें इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि हम गलतियां कहां कर रहे हैं और गलतियों पे वर्क करना पड़ेगा। स्ट्रेटेजिक तरीके से हमको तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है ना? ट्राई करो रोज के कम से कम 100 का मतलब हो गया कि अगले 2 महीने में आप 5,000 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो, ठीक है? सिमिलरली आपको उन सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो सब्जेक्ट्स आपके लिए लास्ट टाइम 60% से कम एक्यूरेसी थी जहां पे आपकी, और ट्राई करो कि इस बार ज्यादा टाइम उन सब्जेक्ट्स को दो जहां पे आपकी 60% से कम एक्यूरेसी थी, ठीक है ना? सिमिलरली पीवाईक्यूज को सॉल्व करो। पीवाईक्यूज को सॉल्व करके क्या होगा कि जो आपकी एलिमिनेशन स्किल्स हैं, जो आपके स्मार्ट हैक्स हैं, देखो मैं बिल्कुल इस बात पे मानता हूं कि स्मार्ट हैक्स अकेले आपको पेपर क्लियर नहीं कर सकते, करवा सकते हैं, ये क्लियर है। लेकिन स्मार्ट हैक्स, एलिमिनेशन स्किल्स, जितने भी आप टॉपरों से बात कर लो वो ये बोलेंगे कि भाई आपको एक्स्ट्रा 10-15 नंबर डलवा सकते हैं, और वो आप ओनली शार्पन तभी कर सकते हो जब आप यूपीएससी की जो क्वेश्चन सेटर है उसके ट्रैप्स को समझो। और वो आप कैसे कर पाओगे? व्हेन यू सॉल्व द पीवाईक्यूज, ठीक है? सिमिलरली कुछ टाइम सीसैट को दो और करंट अफेयर्स को दो, बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हर साल करंट अफेयर्स चेंज होता है। और लास्टली जैसा मैंने कैटेगरी 1 के एस्पिरेंट्स के लिए बोला था, आप भी फैक्ट शीट अगर आपकी लास्ट ईयर की बनी है तो उसको और अच्छा कर सकते हो, नहीं बनी है तो आप इसको बना सकते हो फॉर द लास्ट वीक रिवीजन। अब तीसरी कैटेगरीज में वो लोग हैं जो क्लियर कर चुके हैं प्रीलिम्स, पहले रैंकर हैं, इंटरव्यू दे के आए हैं इस बार। तो ऐसे लोग की दिक्कत क्या होती है कि बहुत ओवर कॉन्फिडेंस रहता है इनमें, और प्रीलिम्स को समझते हैं ये तो हलवा है, इसमें क्या दिक्कत है। लास्ट से अगर मैं आपको बताऊं 100 से 300 के बीच मेरे 6 से 7 स्टूडेंट्स थे जिनकी 100 से 300 के बीच रैंक थी, उनका प्रीलिम्स नहीं हुआ। तो प्रीलिम्स को अगर हम ये समझेंगे कि भाई एक बार हो गया तो हर बार हो ही जाएगा, तो मुझे लगता है कि हमें इस ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए, क्योंकि कट ऑफ की अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, कुछ भी इंक्रीज हो सकती है, ठीक है ना? तो अब आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों के लिए सबसे फाइन स्ट्रेटजी ये है कि भाई टेस्टिंग बेस्ड, लर्निंग बेस्ड रिवीजन करना है। टाइम नहीं है आपके पास, बहुत सारे लोगों ने बहुत लेट शुरू किया होगा प्रीलिम्स, जिन लोगों ने इस बार का एग्जाम दिया था और रैंक आई है या फिर इंटरव्यू दिया था उन लोगों ने अभी शुरू किया होगा। अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप पूरा का पूरा लक्ष्मीकांत पढ़ो एंड ऑल दैट, और ऑलरेडी आप इतनी बार पढ़ चुके हो, क्या फायदा? बेटर ये है कि आप जो मैंने बताया था कैटेगरी 2 वालों को कि भाई सब्जेक्ट उठाओ, जितने मॉक जहां से मिल रहे हैं सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो कहां गलतियां कर रहे हो, कौन से टॉपिक में गलतियां कर रहे हो, क्या तुम भूल चुके हो, उनको तुम ढंग से पढ़ लो, ठीक है ना? इसके अलावा जो आपका सोल्यूशन है मॉक का उसको पढ़ लो। आई थिंक इतना करके आपका सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? प्लस आपका क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है तो आपका स्टैटिक सब्जेक्ट तो ठीक ही होगा, इसी वजह से हो रहा है। स्टैटिक सब्जेक्ट्स को आप थ्रू टेस्टिंग बेस्ड लर्निंग पढ़ लो, ठीक है ना? और उसके बाद मेजर फोकस आप करो करंट अफेयर्स कंपाइलेशन पे, क्योंकि ये चीज नहीं है, ये चीज लास्ट ईयर नहीं थी, ये चीज आपकी लास्ट ईयर की नॉलेज भी काम नहीं आएगी, क्योंकि यूजली ऐसे कैटेगरी के स्टूडेंट्स स्टैटिक में अच्छे होते हैं,
ठीक है ना। तो आपको अभी कोई अच्छा करंट अफेयर्स कंपाइलेशन उठाओ और उसको रीड कर दो, ठीक है ना, क्योंकि यही चीज है जो नई होगी, नए क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा सीसैट प्रैक्टिस करो, क्योंकि भाई सीसैट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट दिन का 1 से 1.5 घंटा दो सीसैट पे। प्लस आपका प्री क्लियर हुआ है, लेकिन आपके कुछ एरियाज तो ऐसे होंगे ना जो आपके वीक होंगे, राइट। साइंस वीक हो सकता है, इन्वायरमेंट वीक हो सकता है, हिस्ट्री में कोई एज सच टॉपिक वीक हो सकता है, तो फोकस करो उन पे। और लास्टली पीवाईक्यू सॉल्विंग करो। पीवाईक्यू सॉल्विंग क्यों? कि वापस से आप रिवाइज कर लो यूपीएससी का जो ट्रैप्स है, यूपीएससी के जो लैंग्वेज है, और यूपीएससी की जो थीम्स है जिसपे सवाल आ सकता है, एटलीस्ट उन थीम्स को फिर से रिवाइज कर लो। पीवाईक्यू एनालिसिस कैसे करनी है, मैंने एक इस पे वीडियो भी बनाया था यूट्यूब पे, अगर आप सर्च कर सकते हैं हाउ टू डू पीवाईक्यू एनालिसिस, तो उसको आप प्लीज रेफर कर लेना कि कितने लेवल्स पे हम पीवाईक्यू एनालिसिस कर सकते हैं फिल्म्स के लिए, ठीक है ना। तो आपकी स्ट्रेटजी सिंपल है, ये चीज आप कर लो, हो जाएगा प्रीलिम्स क्लियर आपका। ये मत सोचो कि आप सारा सब्जेक्ट फिर से पढ़ेंगे एक एक बार, इतना कर लोगे तो आई थिंक थिंग्स विल बी बेटर, ठीक है। अब आते हैं हम सेकेंड फेज में। तो भाई जो थर्ड कैटेगरी के एस्पिरेंट्स हैं और जो आपके सेकेंड कैटेगरी के हैं, आप तो जो सेम स्ट्रेटजी जो आपने फॉलो कर रहे थे वही फॉलो करनी है आपको पहले 2 फेजेस में। पहले 2 फेज में आपको सेम स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। जो कैटेगरी 1 वाले हैं, जो फर्स्ट टाइम एस्पिरेंट्स हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट वाले लोग हैं, अब आपको सेकेंड फेज में जो मैं कह रहा हूं नेक्स्ट 20 डेज, पहले फेज में कितने थे 30 डेज, नेक्स्ट फेज में कितने हैं नेक्स्ट 20 डेज। यहां पे आपको जो है आप एक सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो एवरी 2-3 डेज। अब यहां पे आपको भी टेस्टिंग बेस्ड लर्निंग मॉडल पे ही मूव करना है, क्योंकि 20 दिन में आपको सारे सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं। मतलब एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास 2 से 3 दिन है। 2 से 3 दिन में आप पूरा का पूरा लेक्चर नहीं खत्म कर सकते हैं, पूरी की पूरी बुक नहीं खत्म कर सकते हो। तो अब आपको भी यहीं पे आना पड़ेगा कि भाई आप सब्जेक्ट शुरू करने से पहले सेक्शनल टेस्ट दो, देखो क्या क्या चीज आप भूल गए हो, किस टाइप के क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं, और फिर उसके बाद उसको रीड करो अगले 1.5 दिन, और उसके बाद एक फाइनल टेस्ट दो उस सब्जेक्ट का, और उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट पे बढ़ो। लेट्स से आपने हिस्ट्री से स्टार्ट किया, हिस्ट्री का पहले टेस्ट दे दो, मॉडर्न हिस्ट्री का, फिर जो जो चीजें आप भूल गए हो उसको 1.5 दिन में रिवाइज करो, और फिर एक लास्ट टेस्ट दे दो पूरे हिस्ट्री के सिलेबस का, और देन मूव ऑन टू लेट्स से इकोनॉमिक्स, मूव ऑन टू पॉलिटी। दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर होल सेकेंड रिवीजन इन 20 डेज। और आप लोग भी, जैसे मैंने आपको कहा था कि जब आप टेस्ट दे रहे हो तो कुछ टाइम पोस्ट टेस्ट एनालिसिस के लिए रखो, देखो आप किस टाइप की गलतियां कर रहे हो, और उन गलतियों पे आप वर्क करो। मिस्टेक नोटबुक जो मैंने बोली थी उसको अच्छे से बनाओ, ठीक है। इसके अलावा करंट, अच्छा ये जो आपकी फैक्ट शीट है ये बनती रहेगी। अब जैसे यहां पे आप टेस्ट दे रहे हो तो कुछ कुछ फैक्ट आपको हर टेस्ट के बाद पता लगेंगे, तो वो उस फैक्ट शीट में आप डालते रहो, ठीक है ना। अच्छा इसके अलावा क्या करना है इस फेज में, करंट अफेयर्स का भी आपका एक स्लॉट रहेगा करंट अफेयर्स के रिवीजन का, और एक स्लॉट रहेगा सीसैट के रिवीजन का, ठीक है। फिर हम आते हैं आपके थर्ड फेज पे, ये लास्ट 10 डेज का फेज है, और ये सबके लिए कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 सबको यही करना है इस फेज में। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जो आपकी नोट्स हैं, जो आपकी बल्कि बुक्स हैं, उसको बंद करके रख दो। हम सिर्फ जो हमने फैक्ट शीट बनाई है पहले 2 फेज में, या हमने कहीं से ली है, हम सिर्फ फैक्ट शीट के थ्रू ही रिवाइज करेंगे, फैक्ट शीट के थ्रू, और जो हमने टेस्ट दिए हैं उस टेस्ट के एक्सप्लेनेशंस को वापस से गो थ्रू करेंगे। इस फेज में हम बुक को रेफर नहीं करेंगे, सिर्फ जो आपने फैक्ट शीट बनाई है उसको, और जो आपने टेस्ट दिए उस टेस्ट के एक्सप्लेनेशन को। दैट्स व्हाट यू विल रीड, यू विल नॉट रीड एनीथिंग एल्स, ठीक है। इसके अलावा आप क्या करोगे, यू विल रिवाइज द फॉर्मूलाज ऑफ सीसैट, एक बार लास्ट लॉजिक के हो गए, मैथ्स के हो गए, करंट अफेयर्स को एक फाइनल रिवीजन मारोगे, एटलीस्ट जो उसके फैक्चुअल पार्ट्स हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये आपको बोल रहा हूं कि जो फैक्चुअल स्टफ है इस फेज में आपका मेजर फोकस रहेगा फैक्चुअल स्टफ पे। वो क्या होते हैं, जैसे मैपिंग हो गया, जैसे आपकी एमैक हो गया, स्पीशीज हो गई, नेशनल पार्क हो गया, ये सारी चीजें अगर आपने इस फेज में नहीं भरी तो बहुत चांसेस हैं कि इन द एक्चुअल एग्जाम you will not able to recall things, you will not be able to recall things. So it's very important
that you revise these things in the final 10 days, right? एंड यहां पे आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं करोगे, आप पीवाईक्यू सॉल्व करो, फिर से सॉल्व करो, और यूपीएससी की फिर से वो माइंडसेट जो है, जो ट्रैप्स जो है, जो लैंग्वेज है, उसको समझो। क्योंकि आप अगर पीवाईक्यूज को लास्ट के एक हफ्ता 10 दिन में पढ़ लोगे तो इट विल ऑलवेज हेल्प यू इन क्रैकिंग द एग्जाम, ठीक है ना? आप उस माइंडसेट से जाओगे यूपीएससी में कि हाँ यार ये तो मैंने पढ़ा था, यूपीएससी ऐसा ट्रैप रचता है, डेफिनेटली आप 5, 7, 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लोगे। देखो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको फिर से रीएम्फसाइज करूंगा कि प्रीलिम्स एग्जाम इज अबाउट नॉलेज एंड एलिमिनेशन। देयर विल बी सर्टेन क्वेश्चंस जो आप फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में करोगे, यहां पे आप प्योर नॉलेज से सॉल्व करोगे, ठीक है? आपको आता है क्वेश्चन कि सी है। देन देयर विल बी क्वेश्चंस जहां पे आपको ये प्रूव करना होगा कि ये 3 तो सही नहीं हो सकते, तो वहां पे यू आर एलिमिनेटिंग द रॉन्ग ऑप्शंस, एंड बाय एलिमिनेटिंग द रॉन्ग ऑप्शंस यू विल अराइव एट द राइट आंसर। सो देयर विल बी 15-20 क्वेश्चन जहां पे आप ऐसे सॉल्व करोगे। तो उसके लिए बहुत जरूरी है, जो सेकेंड राउंड है उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो। दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू डू दैट। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है आपका, कोई नहीं रोक सकता आपको 115, 120 लाने से, मेरी गारंटी है, ठीक है ना? सो आई थिंक, आई होप दिस लेक्चर इज हेल्पफुल फॉर यू, एंड ट्राई करो कि किसके हिसाब से आप टेलर करके लास्ट 60 डेज प्रिपेयर करो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। और उसके बाद मेंस को फिर क्लियर करते हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।